नमस्कार, सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। अर्थात अगर पुलिस ऑफिसर के समक्ष कोई संस्वीकृति कर दी गई है किसी आरोपित व्यक्ति के द्वारा, तो क्या वो संस्वीकृति हमारे साक्ष्य अधिनियम में ग्राह्य होगा, एडमिसिबल होगा? अगर होगा तो किन परिस्थितियों में होगा, उनके अपवाद हमें बताने हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अगले स्लाइड्स में इस प्रश्न के जवाब को जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, प्रश्न ये है, एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल दैट कन्फेशन बाय एन अक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। अर्थात कि एक सामान्य नियम ये है कि जब भी कोई आरोपित व्यक्ति पुलिस कस्टडी में पुलिस के समक्ष कोई संस्वीकृति करता है तो उसे आमतौर पे साक्ष्य अधिनियम में स्वीकार नहीं किया जाता, यानी ग्राह्य नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद है जिसको हमें जानना है कि वो कौन कौन से परिस्थिति है जिस परिस्थिति में अगर संस्वीकृति पुलिस के समक्ष की गई हो तो भी वो साक्ष्य अधिनियम में ग्राह्य है, एडमिसिबल है। ठीक है, और इस ग्राह्यित संस्वीकृति के आधार पर हम किसी भी आरोपित व्यक्ति को सजा भी दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अगले स्लाइड्स में इसके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साक्ष्य अधिनियम में दो परिस्थिति का जिक्र किया हुआ है जहां पर किसी भी संस्वीकृति को साक्ष्य विधि में ग्राहित माना जाता है, एडमिट किया जाता है। पहला तो है सेक्शन 26, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी संस्वीकृति अगर मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष की गई है तो वो उसी तरह से ग्राह्य होगा जैसे सेक्शन 164 ऑफ द CRPC में दी गई है। ठीक है, पहला ग्राउंड तो ये है। दूसरा, जब कोई स्टेटमेंट, कथन किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस कस्टडी में की गई है और उस कथन के माध्यम से कोई नई चीज की खोज होती है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, यानी किसी तथ्य, नए तथ्य की अगर खोज होती है और वो तथ्य किसी अपराध को चिन्हित करती है, तो ऐसा भी कन्फेशन हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल है, सेक्शन 27 में। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ संस्वीकृति ऐसी भी होती है जो भली बिना इच्छा के द्वारा, यानी इनवॉलंटरी कन्फेशन क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो किसी रियल, वास्तविक साक्ष्य को डिस्कवर करती है तो वो एडमिसिबल होगी, बशर्ते कि वो किसी सच्चाई को इंगित करती हो। ठीक, अब देखिए इसका कुछ टेस्ट दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कि हम देखना चाहेंगे। तो टेस्ट में देखिए सेक्शन 24 से लेकर 30 तक ये पूरा कन्फेशन का ही पार्ट है। ठीक है, जो कि एक एडमिशन का ही एक सुधरा हुआ रूप है जिसे हम कन्फेशन कहते हैं। और एडमिशन का जो है वो पूरा सेक्शन 17 से लेकर के 31 तक है। उसमें 24 से 30 सिर्फ कन्फेशन, संस्वीकृति के लिए दी गई हुई है। ठीक है, तो इसी में टेस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहला है सेक्शन 24 से 26, जो कि ऐसे संस्वीकृति को सुसंगत बनाती है जो कि संभाव है, जहां संभावना दिख रही है कि हाँ ये संस्वीकृति की गई है। और दूसरा है सेक्शन 27, जो कि ये एक लिमिटेशन डालता है ऑन जुडिशियल प्रोनोंसमेंट, यानी 24 से 26 में जो लिमिटेशन दी हुई है उसका ये जो है एक एक्सेप्शन कह लीजिए या एक रिस्ट्रिक्शन कह लीजिए, जो सेक्शन 27 में दिया हुआ है। ठीक है, यानी 24 से 26 में कंडीशन है और उसका रिस्ट्रिक्शन जो है सेक्शन 27 में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हम इसे दूसरी तरह से कह सकते हैं कि सेक्शन 27 जो है सारे कन्फेशन का अपवाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जनरल रूल क्या है कि हम किसी भी कन्फेशन को, खासकर जब पुलिस कस्टडी में की गई हो या पुलिस के समक्ष की गई हो, तो ऐसे कन्फेशन को साक्ष्य विधि में स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन सेक्शन 27 में अगर इट लेड टू सर्टेन फैक्ट्स, अगर कोई नई तथ्य की खोज करती है तो फिर वो साक्ष्य में ग्राह्य होगा। ठीक, अब हम एक एक करके देखते हैं सेक्शन 24 से 30 को।
सेक्शन 24 को हम देखते हैं। हालांकि सेक्शन 24 और 28 को साथ साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट 28 में दिया हुआ है जो भी प्रावधान है। देखिए, सेक्शन 24 में कहा गया है कि कोई भी संस्कृति अगर किसी प्रभाव में आकर के, किसी दबाव में आके किया गया है, दबाव मतलब प्रभाव ऐसा कि जो कि सांसारिक दबाव होना चाहिए, वर्ल्डली बेनिफिट, ठीक है। तो एक होता है सांसारिक दबाव और एक होता है दैविक दबाव, यानी कि हेवनली, अब्रॉड। यानी कि जो सांसारिक दबाव है इसे उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अगले स्लाइड में बात करेंगे कि हेवनली प्रेशर क्या होता है, हेवनली बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई संस्कृति जो कि किसी सांसारिक दबाव में किया गया है, ठीक है, या किसी प्रॉमिस के अंतर्गत किया गया है, तो ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इररिलेवेंट है, सुसंगत नहीं है, ठीक है। और खासकर तब जब ऐसे व्यक्ति के द्वारा दबाव या प्रभाव किया गया हो जिसके अथॉरिटी में वो व्यक्ति है, यानी पर्सन इन अथॉरिटी एक वर्ड आया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सेक्शन 24 के लिए, कि उस व्यक्ति द्वारा प्रभाव किया गया है जिसके अंडर या संरक्षण में वो व्यक्ति है और वहीं पर जो है वो संस्कृति कर रहा है। तो ऐसी संस्कृति जो है वो किसी भी कीमत पे ग्रहण नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो आरोपित व्यक्ति किसी अपने दोस्त, मित्र या रिश्तेदार के समक्ष करता है और वो पर्सन अथॉरिटी नहीं है वहाँ पर, तो ये ऐसी संस्कृति ग्रह होगी। लेकिन जिस पर्सन के अंडर में वो रह रहा है, उसकी कस्टडी में है और वहाँ पर वो कर रहा है, तो फिर ऐसी संस्कृति ग्रह नहीं होगी, ठीक। इसके कुछ आवश्यक तत्व है। देखिए कि सबसे पहले तो सेक्शन 24 में जो भी संस्कृति की गई है वो एक ऐसा कथन हो जो कि संस्कृति को इंडिकेट करती हो। दूसरा, ऐसा संस्कृति किसी आरोपित व्यक्ति द्वारा किया गया हो। तीसरा, कि ऐसे व्यक्ति के समक्ष किया गया हो जिसके अथॉरिटी में वो व्यक्ति रह रहा हो या उसकी कस्टडी में हो या उसके सुपरविजन में रह रहा हो, ठीक है, और उसके द्वारा कोई प्रभाव डाला गया हो, इंड्यूसमेंट डाला गया हो, धमकी किया गया हो या कोई वादा किया गया हो, प्रॉमिस किया गया हो, ठीक है। और पांचवा है कि ऐसा इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, ठीक है, कुछ ऐसे सांसारिक फायदे के लिए किया गया हो, ठीक है, या कोई ऐसी दुर्घटना से बचाने के लिए किया गया हो या घटना से बचाने के लिए किया गया हो जो कि टेम्पोरल नेचर का हो, जो कि सांसारिक हो, वर्ल्डली हो, यानी बॉडली सेविंग के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित या सांसारिक से संबंधित कोई चीज़ को प्रभाव में आकर के उसने कन्फेशन किया हो, ठीक है। तो ऐसे कन्फेशन जो है वो हमारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एडमिसिबल नहीं है। सांसारिक लाभ या वर्ल्डली बेनिफिट को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे कि एक जेलर है और उसके जेल में एक आरोपित व्यक्ति आया हुआ है और उसके समक्ष वो कहता है कि अगर आरोपित व्यक्ति किसी अपराध को स्वीकार कर लेता है तो जेलर उसको सरकारी गवाह बना करके कम से कम सज़ा दिलवाने की कोशिश करेगा और साथ ही उसके परिवार का जीवन भर का खर्चा वो उठा लेगा। और इस प्रलोभन में आकर के अगर आरोपित व्यक्ति ऐसे अपराध का गुनाह अपने सर पे ले लेता है या स्वीकार कर लेता है जो उसने किया ही नहीं है, ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कन्फेशन सेक्शन 24 में है जो किसी सांसारिक लाभ के चक्कर में एक आरोपित व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, ठीक है। और इसे बचाने के लिए ही ये सेक्शन 24 लाया गया है और ऐसे संस्कृति को इनएडमिसिबल बना दिया गया, ठीक। अब हेवनली बेनिफिट को समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा कि अगर किसी ऐसे स्पिरिचुअल गुरु या धार्मिक गुरु के द्वारा या उसके समक्ष उनके कहने पे कि भाई तुम ऐसा कोई भी बात मत कहो जो तुम्हारे आत्मा को दोष पहुंचाता हो, तुम्हें चोट पहुंचाता हो, तुम वो बात कहो जो सच है,
ठीक है। और धार्मिक गुरु के समक्ष उनकी बातों से प्रभावित होकर के अगर कोई व्यक्ति कन्फेस करता है, संस्कृति करता है, तो वो हमारे साक्ष्य अधिनियम में एडमिसिबल है। ये याद रखिएगा, इसे कहते हैं हेवनली बेनिफिट। ठीक, यानी सांसारिक सुख से मतलब नहीं है, वो अपने आत्मा की शुद्धि के लिए अपने धार्मिक गुरु के समक्ष कन्फेशन करता है, तो ऐसा कन्फेशन जो है एडमिसिबल है। ठीक है। और आगे देखिए, पर्सन एंड अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर है जिसके पास एग्जामिन करने का पावर है, अरेस्ट करने का पावर है, प्रोसिक्यूट और डिटेन करने का पावर है। ठीक है, उसे हम कहते हैं पर्सन अथॉरिटी। सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन डिफेंस एक्ट, ये एक सामान्य नियम को दर्शा रहा है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो कि एक जनरल रूल भी है, कि कोई भी संस्कृति पुलिस ऑफिसर के समक्ष अगर की जाती है तो वो संस्कृति उस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी अपराध में इस्तेमाल नहीं होगा जिसने ये संस्कृति की है। ठीक है। इसके पीछे जो है इंटेंशन इतना ही है जिससे कि जो पुलिस का अत्याचार जो आमतौर पे किसी आरोपित व्यक्ति पर होता है उसे रोका जा सके। ठीक। नेक्स्ट है कि कौन कौन से पुलिस ऑफिसर होते हैं। पुलिस ऑफिसर मतलब यहाँ पर है जैसे बॉम्बे में पटेल होते हैं, या सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और अन्य जितने ऑफिसर हैं जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत अपॉइंटमेंट है वो सारे पुलिस ऑफिसर हैं। और साथ ही साथ कि जिनके पास इन्वेस्टिगेशन का पावर दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन मतलब जो सेक्शन 2H ऑफ द CRPC में दी हुई है, और जिसके पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट पेश कर सके, चार्जशीट पेश कर सके अंडर सेक्शन 173, उसे हम कहते हैं पुलिस। ठीक। लेकिन याद रखिएगा कि जो कस्टम ऑफिसर हैं और रिजर्व पुलिस फोर्स हैं या रैपिड पुलिस फोर्स है या ऑफिसर ऑफ फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्सेट्रा है, इनमें जो भी ऑफिसर अपॉइंटेड होते हैं दे आर नॉट अ पुलिस ऑफिसर। कन्फेशन प्राप्त करने के और भी कई तरीके हैं जो कि कुछ प्रीवियस केस लॉ से आया हुआ है। जैसे आपके समक्ष देखिए सीताराम वर्सेस स्टेट में हुआ है। इसमें सीताराम ने अपनी पत्नी की हत्या को स्वीकार करते हुए एक चिट्ठी अपने मृतक वाइफ के समक्ष या उसके पास रख दिया, और ये बात साबित हो गई कि जो लेटर में जो कन्फेशन लिखा गया था वो न तो किसी दबाव में था और न ही पुलिस के डर से उसने दिया था। ठीक है। तो ऐसे संस्कृति रिलेवेंट होते हैं। ठीक। नेक्स्ट केस है अग्नू वर्सेस बिहार में। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि कन्फेशन देने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अक्यूज के खिलाफ FIR रिकॉर्ड किया गया हो तभी कन्फेशन दे सकता है। ठीक है। कन्फेशन कभी भी की गई हो, और बस इतना ही है कि उस अंडर सेक्शन 8 जो कि कंडक्ट से रिलेटेड सेक्शन है इंडियन डिफेंस एक्ट का, बस वो कंडक्ट को शो करता हो उस कन्फेशन के माध्यम से। ठीक है। तो दैट में बी ऑल्सो एडमिसिबल और रिलेवेंट होगा। तो FIR होना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्ड होना जरूरी नहीं है किसी कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। और लास्ट है कि कन्फेशन जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को किया जाता है तो वो असुसंगत होता है। ठीक है। चाहे वो कन्फेसर ने पुलिस के समक्ष किया हो, जुडिशियल कस्टडी में किया हो। ठीक। इवन यहाँ पर देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि कोई भी कन्फेशन अगर जेलर के समक्ष भी किया गया है, जुडिशियल कस्टडी में किया गया है, तो वो रेलेवेंट है इस सेक्शन 25 में। लेकिन यही सेम कन्फेशन सेक्शन 24 में रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि पर्सन इन अथॉरिटी वहाँ पर वर्ड आया हुआ है। तो पर्सन इन अथॉरिटी जिसकी कस्टडी में है वहीं पर वो कन्फेशन कर रहा है, तो दैट इज नॉट रेलेवेंट। लेकिन सेक्शन 25 में जेलर इज नॉट अ पुलिस, क्योंकि जेलर के पास ये राइट नहीं होता है कि वो किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करे या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल करे। ठीक है। सेक्शन 2H में वो नहीं आता है, और इस वजह से कोई भी कन्फेशन अगर जेलर के समक्ष की जाती है, जुडिशियल कस्टडी में की जाती है, तो दैट में बी रेलेवेंट एंड मे बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर एलिमेंट। ठीक। सेक्शन 26 को हम जुडिशियल कन्फेशन भी कहते हैं, यानी न्यायिक संस्कृति उसी तरह से रेलेवेंट होता है जैसे सेक्शन 164 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में होता है।
ठीक। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी संस्कृति अगर किसी आरोपित व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो अगर भले ही वो पुलिस कस्टडी में क्यों ना हो, तो अगर पुलिस कस्टडी में है और वहाँ पर मजिस्ट्रेट भी हैं, याद रखिएगा मजिस्ट्रेट साहब अगर वहाँ पर हैं तो भले पुलिस कस्टडी में ही कन्फेशन क्यों ना किया गया हो वो रिलेवेंट होगा। ठीक है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ पुलिस ऑफिसर हो, मजिस्ट्रेट ना हो तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक। साथ ही साथ अगर किसी विलेज के प्रमुख के समक्ष जो कि एक मजिस्ट्रेट फंक्शन कर रहा है, एक मजिस्ट्रेट की पदवी भी लिया हुआ है और वहाँ पर जो है किसी गांव के प्रमुख के समक्ष जो कि मजिस्ट्रेट फंक्शन भी कर रहे हैं और वहाँ पर जो है कोई आरोपित व्यक्ति अपना संस्कृति करता है तो वो भी रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक है। मजिस्ट्रेट मतलब मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना जरूरी है। अब पुलिस कस्टडी को देखिए। नॉर्मली पुलिस कस्टडी 3 काइंड्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डायरेक्ट टाइंग अप विथ रोप पुटिंग हैंडकफ्स, यानी पुलिस कस्टडी मतलब है कि सीधे हथकड़ी पहना देना, एक तरीका तो ये है। दूसरा फिजिकल या कॉर्पोरल यानी जेल में रखा गया है। और तीसरा सर्विलांस में है, यानी कि पुलिस के सुपरविजन में है, न तो हाथ बांधा गया है और न ही जेल में है वो, लेकिन पुलिस के सुपरविजन में है, जिसे हम पैरोल भी कहते हैं। ठीक है। और वहाँ पर सुपरविजन में रिस्ट्रिक्शन है आरोपित व्यक्ति के ऊपर, वो फला जगह नहीं जाएगा, वहाँ ही जाएगा, एक दिशा में जाएगा दूसरी दिशा में नहीं जाएगा, ये कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी प्रकार की पुलिस कस्टडी अगर है जहाँ पर आरोपित व्यक्ति फ्री नहीं है जाने को तो उसे हम पुलिस कस्टडी कहेंगे। और ऐसे कोई भी संस्कृति अगर इस दौरान उसके द्वारा की जाती है तो वो सुसंगत नहीं होता है। अब क्वेश्चन के मेन आंसर्स पे आते हैं जो कि पूछता है व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द कन्फेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर व्हिच मेक्स द स्टेटमेंट एडमिसिबल, यानी कि कौन सी संस्कृति है जो पुलिस ऑफिसर के समक्ष होने के बावजूद वो साक्ष्य अधिनियम में ग्राह्य होता है। तो सेक्शन 27 है जो लिखा हुआ है, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 24, 25 एंड 26, ये तीनों का अपवाद है। ठीक है। बस यहाँ पर शर्त क्या है कि जब भी कोई कथन किसी आरोपित व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, उस कथन के माध्यम से कोई नया तथ्य डिस्कवर होना चाहिए, नई तथ्य की खोज होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन के द्वारा या उस कथन के द्वारा। ठीक है। और ऐसे जब किसी कथन के द्वारा कोई नई चीज़ की खोज होती है तो ऐसे स्टेटमेंट साक्ष्य विधि में ग्राह्य होता है। ठीक। अब आइए कुछ एसेंसेस यानी इंग्रेडिएंट्स बता रखे हैं, आवश्यकता बता रखे हैं जो इस सेक्शन 27 को रेलेवेंट बनाता है। सबसे पहला है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमणि उपाध्याय 1960 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये स्टेप्स बताए गए हैं कि किस किस कंडीशन पे ही सेक्शन 27 में दिया गया कथन ग्राह्य होगा, सुसंगत होगा। देखिए सबसे पहले ये है कि इस सेक्शन को एप्लीकेबल करने के लिए जिस व्यक्ति ने सूचना दी वो कोई आरोपित व्यक्ति होना चाहिए जिसमें सूचना दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो सूचना देने वाला व्यक्ति है वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। तीसरी बात, वो सूचना ऐसी होनी चाहिए कि जो संस्कृति तो हो लेकिन अपने आप को चोट न पहुंचाती, अपने आप को दोषी साबित ना करती हो। ठीक है। और ऐसे सूचना के माध्यम से कोई नई तथ्य की खोज हो या नई तथ्य की जानकारी मिलती हो। और लास्ट है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज़ की खोज हुई है वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो, यानी आम लोग भी उस तथ्य को खोज सकते थे लेकिन वो नहीं खोज पाए और पुलिस उसे ढूंढ लेती है जब उसे आरोपित व्यक्ति द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए तभी सेक्शन 27 में कोई भी सूचना दर्ज जाएगी आरोपित व्यक्ति के द्वारा तो वो सुसंगत होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट में
करा होगा। सेक्शन 27 से संबंधित दो इम्पोर्टेंट केस लॉ है। पहला है मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस महाराष्ट्र 1976 सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा है पुलकारी कोटैया वर्सेस एम्परर 1947 प्रिवी काउंसिल। ये दोनों में सेक्शन 27 की वर्डिंग को कंफर्म किया गया है और बताया गया है कि जब भी कोई आरोपित व्यक्ति कोई इन्फॉर्मेशन देता है पुलिस कस्टडी में रहते हुए पुलिस को, और उसके द्वारा कोई नई यानी उस इन्फॉर्मेशन के द्वारा कोई नई तथ्य की खोज होती है पुलिस के द्वारा, तो वो साक्ष्य विधि में गवाह होगा। और फर्दर ये बात भी हेल्ड किया गया कि सेक्शन 27 इज नथिंग बट एक्सेप्शन टू सेक्शन 24, 25 एंड 26। ठीक, अब ये सेक्शन 28 में। सेक्शन 24 में जो रिस्ट्रिक्शन था कि अगर कोई भी कन्फेशन अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की जाती है तो दैट इज इररिलेवेंट इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सेक्शन 28 में ही बात इसकी अपोर्ट की गई है कि अगर कोई ऐसा इंड्यूसमेंट जो प्रभाव है या धमकी है या कोई वादा जब हट जाता है, न्यायालय को लगता है कि कोई भी संस्कृति की गई वह स्वेच्छा से की गई, किसी दबाव में या किसी प्रलोभन में आकर के या कोई वादे के अनुसार न होकर के फ्री होकर किया गया है, तो ऐसा संस्कृति कोर्ट रेलेवेंट मानती है, उसे सुसंगत मानती है, जो अब्दुल रज्जाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1970 सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया गया है। सेक्शन 29 में ये हेल्ड किया गया है कि भले ही कन्फेशन 164 ऑफ द CRPC और 463 ऑफ द CRPC, इसमें क्या हुआ है कि स्टेप्स दिया हुआ है कि हाउ टू रिकॉर्ड कन्फेशन, यानी प्रोफार्मा बना हुआ है। तो अगर प्रोफार्मा के अनुसार संस्कृति नहीं भी होती है, ठीक है, और वो रेलेवेंट माना जाता है अकॉर्डिंग टू ओपिनियन ऑफ कोर्ट, तो भले ही वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में क्यों न किया गया हो, भले ही किसी मदमस्त यानी ड्रंकन स्टेट में की गई हो, या कन्फेशन लेने से पहले उसे वार्न न किया गया हो कि भाई जो भी स्टेटमेंट तुम दे रहे हो, कथन कर रहे हो, ये तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि कोई भी कन्फेशन प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी किया गया हो, फ्रॉड में लिया गया हो, या ड्रंकन स्टेट में ली गई हो, या आंसर टू क्वेश्चन के तौर पे ली गई हो, भले वार्निंग अंडर सेक्शन 164(2) CRPC में न दी गई हो, और अगर रेलेवेंट है तो वो सिर्फ इसी वजह से, ये जो 4 ग्राउंड है, सीक्रेसी, डिसेप्शन, ड्रंकननेस और लैक ऑफ वार्निंग की वजह से वो इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा। सेक्शन 30, इसको सेक्शन 133 के साथ पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएगा, और अगला वीडियो मेरा इसी पे आने वाला है, सेक्शन 30 और सेक्शन 133 पे। ठीक है, तो सेक्शन 133 यानी कि को अक्यूज्ड, सह अपराधी। तो इसमें ये कहा गया है कि जब कई अपराधी और उनका एक साथ ट्रायल चल रहा हो एक ही अपराध के लिए, ठीक है, और उनमें से कोई भी व्यक्ति ये कन्फेस करता है कि वो और अदर जो अपराधी हैं मिलकर किसी अपराध को किए हुए हैं, तो ये संस्कृति जो है वो फर्दर प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट कंसिडर करेगी, ठीक है, और उसे दरकिनार नहीं कर देगी। बस इतना जरूर है कि वो सेल्फ इनकल्पेटरी होना चाहिए, अपने आप को आरोप साबित करता हो कि हाँ वो भी गिल्टी महसूस कर रहा है और तभी कन्फेस कर रहा है, पहले कंडीशन। दूसरा ये है कि जॉइंट ट्रायल होना चाहिए और सभी का एक ही अपराध के लिए किया जा रहा हो, उस समय कोई अपराध स्वीकार किया जा रहा हो, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि A एंड B आर जॉइंटली ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ C, ठीक, सामूहिक रूप से वो ट्राइड होते हैं, और तभी जो है इट इज कन्फेस्ड बाय A दैट B एंड I मर्डर C, ठीक है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है B का कन्फेशन, तो कोर्ट में कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट B फॉर कोरोबोरेशन। अदर जो इंडिपेंडेंट साक्ष्य होंगे उसको संपुष्ट कराने के लिए ये संस्कृति इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है, और डिटेल में हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रहा है जो कि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विसेज में पूछा जा चुका है, और ये प्रॉब्लम सेक्शन 27 पर आधारित है, ठीक। तो इसकी वर्डिंग देखिए। A was tried on the charge
of committing theft of 3 chemical drums from the companies of the Bombay Port Trust 18 जनवरी 2016। यानी 2016 को बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट से 3 केमिकल ड्रम चोरी करने के आरोप में एक का ट्रायल चलता है। ठीक। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस ए मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द केस वाइल इन कस्टडी। और जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तब ए जो है कुछ स्टेटमेंट देता है, कथन देता है टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, खासकर तब जब वो उसी ऑफिसर की कस्टडी में रहता है। ठीक है। और वो ये इस तरह का स्टेटमेंट देता है, देखिए, आई विल टेल द प्लेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ द 3 केमिकल ड्रम्स विच आई टुक आउट फ्रॉम द हाजी बुंडी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट। बताता है कि मैं वो जगह बता सकता हूँ जहाँ पर ये 3 केमिकल ड्रम्स रखा हुआ था और जहाँ से मैंने वहाँ वो ड्रम को हटाया है। ठीक है। This statement was given on 29th June 2016. As a result of this statement, the 3 stolen drums were recovered from the compound of the yard of a मुसाफिर खाना, जहाँ पर मुसाफिर लोग यात्री ठहरते हैं, वेटिंग प्लेस। The drum was not concealed. यानी कि जो इन्फॉर्मेशन ए ने दिया पुलिस को, उसके आधार पर 3 ड्रम की प्राप्ति तो हुई, लेकिन मुसाफिर खाना से प्राप्त हुआ। वो छुपा के नहीं रखा हुआ था, बस ऐसे ही रखा हुआ था मुसाफिर खाना में, जहाँ पर सामान्यतः लोग आते जाते रहते हैं, पैसेंजर आते हैं, खुद रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, उसी को कहते हैं मुसाफिर खाना। ठीक। अब सवाल ये है कि डिस्कस वेदर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ए वाज एडमिसिबल इन एविडेंस अगेंस्ट ए एट हिज ट्रायल एंड वेदर एन इन्फ्रेंस अंडर इलस्ट्रेशन ए to section 114 of the Indian Act that A was a thief or a receiver of the stolen property could be raised against him। अब सवाल ये है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट दे रहा है तो कितना पार्ट हम सेक्शन 27 के अंतर्गत एडमिसिबल मानेंगे। ठीक है। और हम क्या कंक्लूजन, किस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि या तो उसने चोरी की है या तो उसने चोरी की चीज प्राप्त की है। तो कैसे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, इसका समाधान हम अगले स्लाइड पे करते हैं। अब सॉल्यूशन पे आते हैं तो देखते हैं कि जो समानता नियम ये है कि कोई भी कन्फेशन सेक्शन 25 में दिया हो, सेक्शन 26 में दिया हुआ हो, वो रेलेवेंट नहीं होता है, खासकर तब जब वो पुलिस कस्टडी में ही दी गई हो। ठीक है। लेकिन सेक्शन 27 इन सब का अपवाद है और ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आरोपित व्यक्ति द्वारा भली पुलिस कस्टडी की दी गई हो और वो कथन के माध्यम से पुलिस जो है कोई नई तथ्य की खोज कर लेती है, ठीक है, और वो नई तथ्य डिस्कवर भी हो जाती है, प्रूव भी हो जाती है, तो फिर ऐसा स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितना पोर्शन जो उसने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्योंकि उसमें चोरी भी स्वीकार कर रहा है और चीज भी स्वीकार कर रहा है, तो कितने पोर्शन को हम एडमिट करेंगे और कितने को हम डिनाई कर देंगे। ठीक है। देखिए, ये बात सच है कि आरोपित व्यक्ति ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसके आधार पे मुसाफिर खाना से वो ड्रम प्राप्त हो गया। ठीक। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वो ड्रम न तो कंसील्ड की गई थी, छुपा के रखी हुई थी, और न ही किसी लॉकर में या किसी और सिक्योर जगह पे रखा हुआ था, वो आम जगह पे रखा हुआ था। तो ये साबित करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि उसके कथन से ड्रम मिला इसलिए चोरी साबित हो रहा है। दिस इज नॉट सो इजी। ठीक। पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रोसिक्यूशन जो है इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता है कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रूडेंस, सवज्ञा का नियम के अंतर्गत जो 114 में ए में दिया हुआ है, तो 114 जो है सवज्ञा का नियम के अंतर्गत वो प्रोसिक्यूशन इस बार डिफेंस नहीं ले सकता कि नहीं, अब मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है और उसके स्टेटमेंट से ड्रम मिला है, इसलिए साबित होता है कि वो आरोपित व्यक्ति ने ही ड्रम को चोरी की हुई है। ठीक है। ऐसा नहीं है, वो प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना ही पड़ेगा। ठीक। सिर्फ इसके ये स्टेटमेंट से ये साबित नहीं होता है कि वो चोरी उसे नहीं की है। ठीक। इसलिए फाइनली ये हेल्ड किया गया कि ठीक है, उसके स्टेटमेंट से जो है ड्रम मिला है, लेकिन बट ये आरोपित व्यक्ति को चोरी प्रूव नहीं कर, और आरोपित व्यक्ति
आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेक्शन 27 में सिर्फ वो इंफॉर्मेशन ही रेलेवेंट होता है जिससे कोई नई फैक्ट की डिस्कवरी हुई हो, न कि सेल्फ कन्फेशन, यानी किसी अपराध का स्वीकृति उसमें एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।